Good morning student. Welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both Gaya. Going to start the crash course of matrices algebra for class 12th. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी विद्यार्थी बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने जा रहे हैं और उसी दृष्टिकोण से मैं आज आपके बीच गणित विषय के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हूं और गणित विषय में आज हम लोग अलजेब्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको मैट्रिसेस बोलते हैं हम लोग उसका क्रैश कोर्स करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि इस चैप्टर के एक शॉर्ट ब्रीफिंग करूंगा और इस ब्रीफिंग में आप जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस चैप्टर्स की उसको सीखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जानेंगे और साथ साथ कि जिस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे तो मैं उन प्रकार के प्रश्नों को हल करके भी बताऊंगा और मैं टिप्स भी दूंगा कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट थोड़ा सा हम लोग जान लें कि 12th क्लास के मैथमेटिक्स में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 12th में टोटल हम लोग को 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, ये अलजेब्रा के पार्ट्स हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, 3D ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्रामिंग है और प्रोबेबिलिटी है। तो मैं आपको अभी इनमें मैट्रिसेस का कोर्स अभी आपको करवाऊंगा, ब्रीफ करूंगा मैट्रिसेस को और बाकी के कोर्सेज भी हम लोग देखेंगे, वो आने वाले क्लासेस में देखेंगे। देखिए आप लोग थोड़ा सा पैटर्न भी जान ले एग्जामिनेशन का। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हायर सेकेंडरी पटना विल कंडक्ट द एनुअल एग्जामिनेशन 2022 ऑन बोर्ड पैटर्न फॉलोइंग बाय एनसीईआरटी सिलेबस इन विच द एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विल बी कंपलसरी। आप सभी 2022 में बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो मैथ जो है कंपलसरी पेपर होता है। तो देखिए आप लोग जान रहे हैं कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है, पिछले साल से ही जो आपके क्वेश्चंस थे वो डबल कर दिए गए हैं ऑप्शंस को। तो आप लोग को जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा मैथ्स का वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स में आपको 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी वो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे और एक एक नंबर के 50 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लेकिन आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिसमें 50 का ही आंसर देना है ऑब्जेक्टिव का। यानी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए डबल ऑप्शंस है, यानी आपको आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सब्जेक्टिव में आते हैं तो सब्जेक्टिव पोर्शन में भी आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको दो तरह का क्वेश्चन आएंगे, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा वो 2-2 मार्क्स का होगा और 2-2 मार्क्स से टोटल आपको 15 क्वेश्चंस का आंसर देना है, लेकिन आपको 2-2 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन 2-2 मार्क्स के 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आपको डबल ऑप्शंस दिए गए हैं, दुगने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा, तो उसमें आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है, यानी आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, डबल क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम लोग को मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो होगा तो 100 नंबर का ही, लेकिन 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यानी कहने का मतलब है कि कोरोना काल में आप अगर कुछ चैप्टर्स को नहीं भी पढ़े हैं तो उससे आपका परीक्षा में स्कोरिंग प्रभावित नहीं होगा। वैसे पढ़ना तो सारा चैप्टर चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम में हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कोरोना काल में सारा चैप्टर कवर नहीं कर पाए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप सारा चैप्टर नहीं भी कवर कर पाए हैं, लेकिन अगर कुछ मेन चैप्टर्स को आप कवर करेंगे तो आई थिंक आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और 100% स्कोरिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक विकल्प आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दिया गया है और वो इस रूप में दिया गया है कि आपको डबल ऑप्शन मतलब दुगने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने प्रश्न के आंसर आपको देने हैं उसके दुगने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए स्कोरिंग के लिए। चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं क्लास 12th में
उसमें कितने कितने के मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैट्रिक्स से 7 मार्क्स का, डिटरमिनेंट से 6 मार्क्स का, डेरिवेटिव से 10 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 10 मार्क्स का, इंटीग्रल से 12 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से 6 मार्क्स का पूछा जाता है, वेक्टर अलजेब्रा से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3D ज्योमेट्री से 11 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स का और लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात आप नोटिस करने वाली बात है कि अगर हम बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप 7 मार्क्स नहीं, आप उसको 14 मार्क्स समझिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको जस्ट डबल दिए गए हैं, तो 7 मार्क्स जो है उसको आप 14 मार्क्स समझिए। उसी प्रकार मैं आगे आपको डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछाते हैं, लेकिन आपको डिटरमिनेंट से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप 14 मार्क्स का भी बना सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल है। हो सकता है कि आप मैट्रिक्स से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, कुछ चैप्टर आपके नहीं भी पढ़े हुए हो सकते हैं, तो आपको 100% स्कोरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। चलिए, तो अब हम लोग अब सीधे सीधे आज के चैप्टर पे आते हैं, जिसका हम लोग ब्रीफिंग करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैट्रिसेज जो वर्ड है वो एक प्लुरल वर्ड है। मैट्रिसेज प्लुरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स का ये प्लुरल है मैट्रिसेज। तो देखिए, मैट्रिसेज जो है बिल्कुल नया चीज है क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि मैट्रिसेज होता क्या है। हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, ये द नॉलेज ऑफ मैट्रिसेज इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैट्रिसेज आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मैथमेटिक्स। देखिए, ये हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाने वाला टूल है। मैट्रिसेज जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स का, और ये हमारे कैलकुलेशन को इजी करता है। देखिए, बहुत सारे कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड करें तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, और उनमें कुछ गलतियां भी, एरर्स भी हो सकते हैं। तो मैट्रिसेज जो क्या करता है कि एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम कोई कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड के मेथड के द्वारा ना करके कुछ स्मार्ट तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। और वो जैसे मान लीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन हो या कोई हाई लेवल का एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, वहां पर डेटा को एनालाइज करना हो, है ना, तो वहां पर आप कर सकते हैं। या बजट का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर काफी ज्यादा आंकड़े हों जिनको व्यवस्थित करना हो। देखिए, आप देख सकते हैं कि सेल प्रोजेक्शन दिखाना हो, कॉस्ट एस्टिमेशन दिखाना हो, एनालाइज करना हो रिजल्ट्स का जो किसी एक्सपेरिमेंट में किए गए हैं, तो इन सारे जो मतलब कि बहुत सारे डिफिकल्ट जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको वो इजियर बनाता है। इसके साथ साथ ही दिस मैथमेटिकल टूल इज नॉट ओनली यूज्ड इन सर्टेन ब्रांचेज ऑफ साइंसेज, यानी ये साइंस में ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल जेनेटिक्स में भी होता है, इसका इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में भी होता है, सोशियोलॉजी में भी होता है, मॉडर्न साइकोलॉजी में भी होता है और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी होता है। और आपको एक और बात हम बता दें कि आप लोग 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे, जिसमें आप लोग क्या देखते थे कि 2 इक्वेशन का पेयर होता था, और उन 2 इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करके आप x और y 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालते थे। तो चलिए ठीक है, 2 वेरिएबल तक के इक्वेशन को तो हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन अगर 3 वेरिएबल का कोई इक्वेशन हो तो वहां पर 3 इक्वेशन का सेट बन जाएगा। 4 वेरिएबल का अगर कोई इक्वेशन हो तो वहां पर 4 इक्वेशन का सेट बन जाएगा। अगर 50 वेरिएबल का कोई इक्वेशन हो तो उसमें 50 इक्वेशन का सेट बन जाएगा। तो इज इट पॉसिबल कि उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन उस चीज को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास मैट्रिसेस का ज्ञान हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्यों मैट्रिसेस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मैथमेटिक्स कहा गया है। ठीक है, चलिए अब जो है, अब हम लोग बोर्ड की सहायता से भी देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका टाइप देखेंगे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिसेस होता क्या है हम लोग ये जान लें। मैट्रिसेस जो है ये प्लुरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स, इसको हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। तो देखिए, मैट्रिसेस में क्या होता है कि मैट्रिसेस जो है ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे है, नंबर्स का या फंक्शन का। मैट्रिक्स जो है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है या फंक्शन है, यानी नंबर्स उसमें रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, और नंबर ही नहीं उसमें कोई फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ नंबर्स को लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 लिख दिया
-2 लिख दिया, 5 लिख दिया मैंने, 0 √5 लिख दिया है, 3 और 6 मैंने लिख दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 नंबर्स हैं और 6 नंबर्स को हम एक बिग ब्रैकेट के अंदर इसको लिख रहे हैं या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग लिख रहे हैं। तो और हम इसको फिर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि ये नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है। तो ये मैट्रिक्स है और इसमें आप देख रहे हैं कि रियल नंबर भी है, सारे नंबर्स रियल नंबर ही हैं। एक और मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा मैट्रिक्स को हम लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं 2 + आयोटा, फिर हम लिख रहे हैं मान लीजिए 3, यहाँ -1/2 लिख रहे हैं, या फिर हम लिख रहे हैं 3.5 और लिख रहे हैं -1 और 2, फिर यहाँ लिख रहे हैं √3 और फिर लिख रहे हैं 5 और यहाँ लिख रहे हैं 5/7। आप 5/7 ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर्स कुछ ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि नंबर जो है वो रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। जैसे आप इस नंबर को देखिए, इसमें आयोटा लगा हुआ है, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में मैंने पढ़ाया है। तो आप देखिए कि इसमें आयोटा लगा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आपका इरेशनल नंबर है, ये सभी बाकी रेशनल नंबर है। तो यानी कहने का मतलब है कि मैट्रिसेस में जो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी एक तीसरा मैट्रिक्स भी हम लोग एग्जांपल के रूप में देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें है 1 + x, ये लिख देते हैं x3, यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं cos x, यहाँ लिख देते हैं sin x + 2 और यहाँ लिख देते हैं tan x। आप देख लीजिए ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है मैट्रिक्स का, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस भी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर एरे है, किसका है, तो नंबर्स का है और फंक्शंस का है। नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को मैट्रिसेस के अंदर कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में जानना है। अब देखिए मैट्रिक्स जो होता है उसमें एक ऑर्डर होता है। अब क्या ऑर्डर होता है इसको समझना। देखिए ये जो मैट्रिक्स हम लिखे हैं इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें वर्टिकल लाइंस भी है, जैसे 2, 0, 3 या 5, √5, 6। तो ये वर्टिकल लाइन जो है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम लोग रो बोलते हैं। और देखिए वर्टिकल लाइन इस तरह से होता है, वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स को जब आप देखिएगा तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल रो दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल रो दिखेंगे और वर्टिकल कॉलम दिखेंगे। तो यानी हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें हॉरिजॉन्टल रो की संख्या कौन है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, यानी इसमें 3 रो हैं। और कॉलम देखें तो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो देखिए रो हमेशा पहले लिखा जाता है, कॉलम हमेशा बाद में लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो चूंकि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। इसको हम 3 × 2 कभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 3/2, यानी 3 रो और 2 कॉलम का ये है। उसी तरह से आप देख लीजिए कि इसमें आपके रो की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, तो 1, 2, 3, तो ये 3/3 का ये मैट्रिक्स है, यानी इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। उसी तरह से इसको देख लीजिए, इसमें आपके रो की संख्या कितनी है, 1 और 2, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, तो 3 है, तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और एक बात इसमें आपको जानना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं या फंक्शन हैं, दे आर कॉल्ड एंट्रीज और एलिमेंट्स। एंट्रीज भी बोल सकते हैं, ज्यादा कॉमनली एलिमेंट बोला जाता है। तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, इसको कैसे पता करेंगे, तो देखिए आप नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर एलिमेंट्स हैं, कितने एंट्रीज हैं, वो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा था कि ऑर्डर को कभी भी 3 × 2 नहीं पढ़ेंगे, हम ऑर्डर को हमेशा 3/2 पढ़ेंगे या इसमें 3/3 पढ़ेंगे या इसको 2/3 पढ़ेंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की बात होगी किसी मैट्रिक्स में तो हमेशा हम लोग कॉलम और रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा रो को पहले बोलेंगे और कॉलम को बाद में। तो यानी अगर हम बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3 × 2 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 3 × 3 इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ना। अब देखिए हम लोग एक चीज और इसमें समझ लें,
हम लोग एक बात को और समझ लें कि किसी मैट्रिक्स को एक जनरल वे में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो आप देख चुके हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, बट हम लोग इसका एक जनरल तरीका देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट जो उसके अंदर होते हैं उसको हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल एक तरीका होता है। और जो एलिमेंट होते हैं वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए को लिख रहे हैं और इसको हम मैट्रिक्स हमारा ए है, कैपिटल ए है, और इसके एलिमेंट को हम ए आई जे के फॉर्म में लिख रहे हैं और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एम इंटू एन या एम बाई एन लिख रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि हमने क्या लिख दिया है, लेकिन जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, इसको जब जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर आई जो होता है, ये आई कहलाता है रो, नंबर ऑफ रो, और जे जो होता है वो कहलाता है कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स में आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, किसी भी एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में, किसी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में अगर आई और जे लिखा हुआ है तो आई रिप्रेजेंट करता है उसके नंबर ऑफ रो को और जे रिप्रेजेंट करता है उसके नंबर ऑफ कॉलम को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स को अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए और नीचे उसका ऑर्डर लिख दिया जाए कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो m बाई n ऑर्डर का है, यानी इसमें रो की संख्या m है और उसमें कॉलम की संख्या n है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करके अगर लिखना चाहें तो देखिए आप कैसे इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको समझना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं और इसी को एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं ये पहला रो है, मान लीजिए हमारा दूसरा रो है, और इसी तरह से ये हम कर देते हैं कि बढ़ते चला गया है, कितना लिखेंगे यहाँ बढ़ाते बढ़ाते ये आईएथ रो है, और इसी तरह से अगर एम रो है तो ये एमएथ रो को आर एम लिख दिए हैं। ये जस्ट हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ पर उसी तरह से मान लीजिए कि हमारा ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, और इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, और ये मेरा ये जेथ रो है, और इस तरह से ये मेरा एनथ कॉलम है। इस तरह से हम एक मैट्रिक्स को लिखना चाहते हैं। तो देखिए, ये पहला रो का एलिमेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं ए। ये यहाँ पर अगर लिखेंगे कि रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट है तो उसको हम A11 लिखते हैं। A11 लिखने का मतलब क्या हुआ कि A जो है वो पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हम यहाँ A12 लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर A लिख रहे हैं 1J, इसका मतलब हुआ कि ये जो है पहले रो का और जेथ कॉलम का एलिमेंट है। और इसी तरह से अगर हम लास्ट में जाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं A1N, यानी पहले रो और nवें कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A21, यानी ये दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। फिर ये दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से ये दूसरे रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है, और इसी तरह से ये दूसरे रो और एनथ कॉलम का एलिमेंट है। और इसी तरह से हम लोग इसको बढ़ते चले जाएं, इस तरह से बढ़ाते चले जाएं इस चीज को आगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये ith रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये ith रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। और इसी तरह से अगर बढ़ते चले जाएं तो ये ith रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है, और इस तरह से ये ith रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। और इसी तरह से अगर बढ़ते चले जाएं तो ये देखिए अब मेरा ये mth रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ। इस तरह से ये mth रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट हुआ। और इसी तरह से अगर बढ़ते चले जाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा, mth रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट हो गया। और इस तरह से ये mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट हो गया। तो देखिए, ये लास्ट एलिमेंट है, इसमें आ रहा है amn और यह शुरू में आ रहा है A11, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। तो यानी ये पूरा जो अरेंजमेंट है इस चीज को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका एक जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। और देखिए, अगर हम रैंडमली एक टर्म को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं Aij, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो A एलिमेंट है ये एलिमेंट है, ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। तो इसलिए जनरली हम लोग हमेशा एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। और इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा रो जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और कॉलम भी हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ith का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये इस मतलब फॉलो करेगा इस चीज को। ये n हमारे यहाँ पर लिख देते हैं m, और इसी तरह से इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं
ये आपका n हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि i और j दोनों क्या हैं, तो दोनों जो हैं नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं। यानी किसी भी, इसके लिखने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ रो है वो एक होगा या एक से बड़ा होगा, और अगर वो m के बराबर हो सकता है या m से छोटा भी हो सकता है। उसी तरह से जो कॉलम है वो एक से स्टार्ट होगा और एक से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो m/n कॉलम तक उसका अगर लास्ट जा रहा है तो n तक उसका वैल्यू जा सकता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना जानने के बाद फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप देख लीजिएगा कि आप आसानी से मैट्रिक्स के बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट में a इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17, इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, और इस मैट्रिक्स का A13 एलिमेंट क्या होगा, A21 एलिमेंट क्या होगा, A33 एलिमेंट क्या होगा, A24 एलिमेंट क्या होगा और A23 एलिमेंट क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और अगर 2 मार्क्स में नहीं पूछे जाएंगे तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे देखिए आपका ये जो मैट्रिक्स है वो इस तरह का मैट्रिक्स है। देखिए इसमें 2 है, 5 है, 19 है और -7 है। उसके बाद 35 है, 2 -2 है, 5/2 है और 12 है। उसी तरह से फिर √3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -5 है और यहाँ 17 है। आप देख लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज अगर निकालते हैं तो नंबर ऑफ रोज हमारा m होता है, और m का वैल्यू कितना है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। हम लोग हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ रो यहाँ पर 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम अगर देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स तो कितने कॉलम्स हैं, तो n का वैल्यू देखिए, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, तो ये 4 है। तो इसलिए ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा m/n, यानी ये जो 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर mn हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn हो जाएगा। m का वैल्यू 3 है, इसका 4 है वैल्यू, यानी टोटल 12 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको इसमें क्या निकालना है, तो अब हम लोग को निकालना है इस चीज का वैल्यू। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें हमको बोला जा रहा है कि आप वैल्यू निकालिए A13 का, आप वैल्यू निकालिए A21 का, आप वैल्यू निकालिए A33 का, आप वैल्यू निकालिए A24 का, और आप वैल्यू निकालिए A23 का। देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि A13 लिखने का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है, ये आपका 19 है, तो हम 19 यहां पर लिख देंगे। फिर है A21 यानी एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन है, तो ये आपका 35 है, यहां 35 लिख देंगे। फिर तीसरा में है एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन है, -5 आपका है, तो यहाँ -5 हम लोग लिख देंगे। उसी तरह से A24 का मतलब एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो ये आपका 12 हो जाएगा, है ना। और उसी तरह से आपका A23 का मतलब हुआ एलिमेंट इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो हमारा 5/2 हो जाएगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम में ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे पहचान सकते हैं, टोटल मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चन है इसको हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है इसको आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है इंटरमीडिएट के एग्जाम में। तो देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, तो हमको यहां पे बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है, वो कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर उसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग को इसको थोड़ा सा बोर्ड पे हम लोग समझते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है मैट्रिक्स में वो होता है mn, और mn का वैल्यू आपका 24 दिया हुआ है।
हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिनके मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए आप एक सिंपली बात ये समझिए कि 24 टोटल मेंबर्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल एंट्रीज हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर। तो आपको अगर ऑर्डर निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 24 का आप क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए सीधा सीधी। 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि हम 24 के कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं। 24 को तो हम एक बात आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि 24 को 1 गुना 24 भी लिख सकते हैं और 24 गुना 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो एक मैट्रिक्स आपका 1/24 का बन सकता है ऑर्डर का, और दूसरा 24/1 ऑर्डर का बन सकता है। उसी तरह से आप इसको 2 गुने 12 भी कर सकते हैं और 12 गुने 2 भी कर सकते हैं, यानी एक दूसरा मैट्रिक्स बन सकता है जिसका ऑर्डर होगा 2/12 या 12/2। एक तीसरा मान लीजिए कि यहाँ 3 करते हैं तो यहाँ 8 करना पड़ेगा, तो आप 3/8 ऑर्डर का बना सकते हैं या 8/3 ऑर्डर का भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ 4 करते हैं तो 4/6 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स बन सकता है और 6/4 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स बन सकता है। तो यानी कि आपका टोटल कितना ऑर्डर हो गया, 1/24, यानी 2 ऑर्डर ये हो गया, 2 ऑर्डर ये 4, 2 6, 2 8, यानी टोटल 8 ऑर्डर के मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर आप कर लिए। अब आपका सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर उस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं तब कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमएन का वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, देखिए अब इसी चीज को आपको ऐसे समझना है, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं। तो एमएन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एमएन जो है वो 13 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एमएन 13 है तो 13 कैसा नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, आपको सभी को पता है। और किसी भी प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, क्या क्या, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 13 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 13। तो अब इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 1/13 या 13/1। यानी इसका आंसर ये होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट होंगे, 13 एलिमेंट होंगे तो 2 ही पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, और वो हो सकता है 1/13 का या 13/1 का। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए एक तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले मतलब एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इक्वल टू हाफ, और मोड के अंदर -3i + j है। और एक दूसरा भी क्वेश्चन है aij इक्वल टू 2i - j। तो देखिए यहां पर अब 2 क्वेश्चन है, अगर एक भी हम सॉल्व कर लेंगे तो बाकी दूसरा आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है 3/4 ऑर्डर का, यानी आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो, और उसके एलिमेंट्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी आपको प्रोवाइड किया गया है, और फॉर्मूला है aij इक्वल टू हाफ इंटू मॉड के अंदर -3i + j। तो देखिए हम लोग कैसे बना सकते हैं इस तरह के मैट्रिक्स को, जरा इसको आपको समझना है। देखिए सबसे पहली बात कि आपको कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो अभी हम आपको ये बताते हैं कि रो आपका 3 है, रो आपका कितना है, 3 है, R1 R2 R3, ये 3 रो आपके पास है, और कॉलम आपके पास 4 है, C1 C2 C3 C4। हालांकि हम आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप बनाते बनाते क्वेश्चन आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हमारे पास 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं A11, यानी ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। उसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। देखिए अब हम चाहे तो इसको मिटा भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे। और ये जो मैट्रिक्स हमारा बना ये आपका बन गया 3/4 ऑर्डर का। चलिए ठीक है, अब हमने ये मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्मेट तो लिख दिया, लेकिन अब इसके एलिमेंट्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एलिमेंट्स के वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास यहाँ एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है, aij इज इक्वल टू हाफ, और मोड के अंदर है -3i और +j,
ठीक है, आपको पता है, अभी आपको बताए हैं कि aij लिखने का मतलब क्या हुआ, यहां पर aij एक एलिमेंट का एक जनरल फॉर्म है, ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। तो देखिए अगर हमको वैल्यू निकालना है a11 का, अगर हमको वैल्यू निकालना है a12 का, अब अगर हमको वैल्यू निकालना है a13 का, अगर हमको वैल्यू निकालना है a14 का, तो कैसे निकालेंगे? अगर हमको वैल्यू निकालना तो देखिए आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूला में रखते हैं, i का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे और j का वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू -3 इंटू 1 और +1, यानी हो गया हाफ, और मोड के अंदर ये हो गया -2, और मोड के अंदर से अगर कोई भी क्वांटिटी को निकालते हैं बाहर तो नेगेटिव रहता है तब भी पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव रहता है तब भी पॉजिटिव रहता है, यानी मोड के अंदर कोई नंबर रहता है तो हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है। तो चलिए ये क्या हुई आपका 1/2 इंटू 2, इसका वैल्यू आपका 1 निकल के चला आया। उसी तरह से इसका वैल्यू अगर निकालें तो ये हाफ इंटू -3 इंटू 1 और प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, तो हाफ इंटू यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से 1/2। उसी तरह से इसका निकालेंगे तो ये हाफ इंटू यहाँ पर -3 इंटू 1 और +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू मोड के अंदर 0, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हाफ इंटू इसका वैल्यू अगर रखें कितना हो जाएगा -3 इंटू 1 और +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू और मोड के अंदर 1, यानी इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो देखिए हमारा a1 a2 a3 a4 का वैल्यू निकला हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1 रख देते हैं, इसको मिटा के a12 की जगह पर 1/2 रख देते हैं, इसकी जगह पर हम लोग a13 की जगह पर 0 रख देते हैं और इसकी जगह पर 1/2 रख देते हैं। तो देखिए ये हमारा ये पहला तो आ गया कि हमको क्या लाना है, ये तो हमारा पहला आ गया कि पहले रो में 1 है, 1/2 है ना, 0 है और 1/2 है, इस तरह से निकाल लिए। अब मान लीजिए कि ये काम तो मेरा खत्म हो गया, अब सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को निकालना है, तो फिर से वही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे a21 a22 a23 a24 इस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला पे बैठाएंगे हाफ इंटू -3 इंटू 2 + 1, यहाँ बैठाएंगे हाफ इंटू -3 इंटू 2 + 2, यहाँ क्या करेंगे हाफ इंटू -3 इंटू 2 + 3, और यहाँ क्या करेंगे हाफ इंटू -3 इंटू 2 और +4, और यहाँ से कैलकुलेट जब करेंगे तो देखिए यहाँ -6 है और यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, मोड के अंदर -5 आएगा, इसको हम 5/2 लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू मोड के अंदर -6 है और ये +2 है तो -4 आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू 4, यानी आपका 2 आ जाएगा। उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू ये आपका -6 है और +3 है, तो यहाँ -3 होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/2, है ना। और इस तरह से इसको आप क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू -6 + 4 है, तो ये आपका हो जाएगा मोड के अंदर -2, यानी आप इसको 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं कि a21 a22 a23 a24 का वैल्यू निकाल दिए, तो यहाँ रख दीजिए 5/2, यहाँ आ गया आपका 2, यहाँ आपका आ गया 3/2 और यहाँ आपका आ गया 1। तो इस प्रकार से आपने सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को निकाल दिया है। और इसी तरह से आप थर्ड रो के एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड रो के एलिमेंट को निकालने के लिए फिर आप क्या करेंगे a31 a32 a33 a34 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी फॉर्मूले पे हम लोग बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा -3 इंटू आपका रो आपका 3 है, तो -3 इंटू 3 और +1, हाफ इंटू -3 इंटू 3 +2, हाफ इंटू -3 इंटू 3 +3 और हाफ इंटू -3 इंटू 3 और +4। और यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ इंटू यहाँ पर माइनस आ जाएगा मोड के अंदर, तो ये आपका 4 आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू मोड के अंदर -9 है +2 है -7, तो ये आपका 7/2 हो जाएगा। और उसी तरह से ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू मोड के अंदर -9 और 6 है प्लस तो -6, तो यहाँ से आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा हाफ इंटू मोड के अंदर -9 है +5 है तो +4 है तो -5 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से आप यहाँ क्या लिख सकते हैं सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ आपका 4 आ गया, यहाँ पर आपका 7/2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ से 5/2 आ गया। तो इस प्रकार से आपने ये फाइनली आंसर अपना प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन को बनाया है। चलिए अब हम लोग फटाफट जो है मैट्रिक्स के टाइप्स को देख लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स में टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग कंपेटिटिव फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी के सिलेबस में जितना दिया हुआ है हमको उतना ही फोकस करना है। तो देखिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिंपली एक बात जान लीजिए कि कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एकमात्र कॉलम होते हैं।
देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एकमात्र कॉलम दिया हुआ है, लेकिन इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी रो कुछ कितना ही हो सकता है, रो के लिए हम लोग प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन अगर कॉलम एक है, चाहे रो जितने भी हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अब देखिए इसको जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे और एम इंटू एन किया हुआ है, यानी एम करने का मतलब हुआ कि एम जो नंबर ऑफ रो है वो एम है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम एन जो है हमेशा 1 ही होगा, है ना। तो इस तरह से जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो m by 1 ऑर्डर का होता है। उसी तरह से अब दूसरा आप देख लीजिए, अब हम बताने जा रहे हैं आपको रो मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होगा कि रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एकमात्र रो होता है, एक और केवल एक रो होता है, कॉलम चाहे जितने भी हो सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये स्क्वायर एक मैट्रिक्स बी है, उसमें एलिमेंट है -12 √5 2 और 3। तो इसमें आप रो कितना देख रहे हैं, रो तो आप एक ही देख रहे हैं, लेकिन कॉलम इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो रो मैट्रिक्स होता है उसमें कॉलम, रो तो एक मात्र होता है, लेकिन कॉलम उसमें कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। और हमेशा हम लोग इसको हम 1 by n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रो है जो कि फिक्स हो गया 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम n है, यानी कुछ भी हो सकता है, और इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब तीसरा टाइप का मैट्रिक्स देखते हैं। तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है, हम हमेशा आपको क्या कहते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है मैट्रिक्स होता है नंबर्स का, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाएगा, जब रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर वही चीज को यूज करना है कि अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाए, यानी आप देख लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो इसमें रो भी आपका 3 आ रहा है और कॉलम भी आपका 3 आ रहा है, तो इसमें 3 रो भी है और 3 कॉलम भी है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ये मैट्रिक्स इज a matrix in which the number of rows are equal to the number of column is said to be a square matrix। और इसलिए हम इसको m into n ऑर्डर का नहीं कह करके m into m ऑर्डर का ही कह सकते हैं, क्योंकि रो भी m है और कॉलम भी m है, तो m by m मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि ये n by n है। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हैं तो हम m by m मैट्रिक्स को ना बोलकर सिर्फ m मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और n by n ना बोल करके सिर्फ n मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि मतलब ये क्या होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है, जिसको आप सभी को समझना होगा कि हम तो अभी आपको टाइप्स बता रहे हैं, जिसमें मैंने आपको रो मैट्रिक्स के बारे में बताया है, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बता दिया मैंने, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आपको जानना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक विशेष बात होता है, वो होता है डायगोनल एलिमेंट। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए लिखते हैं 1 2 3 4, या चलिए 1 2 3 ही लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए यहाँ पर 3 रो भी है और 3 कॉलम भी है, तो ये 3 by 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो ये इसका डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से ये होता है डायगोनल एलिमेंट। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें ए आई जे में आई और जे का वैल्यू दोनों बराबर होता है। जैसे आप देख लीजिए इसको हम A11 बोल सकते हैं, ये फर्स्ट, इसको हम A11 बोल सकते हैं, इसको हम A22 बोल सकते हैं, इसको A33 बोल सकते हैं, है ना। यानी आई और जे का वैल्यू क्या है, बराबर है। लेकिन अगर ए आई जे में अगर आई नॉट इक्वल टू जे हो तब क्या कहेंगे, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। यानी डायगोनल एलिमेंट में हमेशा याद रखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट में आई और जे का वैल्यू सेम होता है, लेकिन अगर आई और जे का वैल्यू सेम नहीं हुआ है तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, बाकी किसी दूसरे में नहीं होता है। जैसे देखिए एक सेकंड ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हम लिख देते हैं, मान लीजिए लिख दिए 1 2 3 4 लिख दिए, तो देखिए ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया इसका, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की अब बात करते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स का ये जान रहे थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें मतलब कि हमेशा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और वो डायगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो। आप देख लीजिए कि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सब जीरो है। इसमें भी देख लीजिए ये -1.1 2 और 3 इसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑल आर जीरो। यानी आपको यह समझना है कि एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसके
डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो हो जाए। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक लिखा भी हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बी कैपिटल बी इक्वल टू बी आई जे। देखिए हमेशा एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे में आई जे लिखा हुआ है, एम इंटू एन ऑर्डर का है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स मतलब अगर इसमें बी आई जे बराबर जीरो हो, बी आई जे बराबर जीरो हो, देखिए बी आई जे का जीरो का मतलब क्या हुआ कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जहां पर आई नॉट इक्वल टू जे हो, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है जितने भी सब क्या है, जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं वो नॉन जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम जान गए तो स्केलर मैट्रिक्स भी आराम से समझ सकते हैं। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का सारा नॉन जीरो एलिमेंट, सारा डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे आप देख लीजिए कि इजंट इट ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये तो है बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो गए। तो अगर किसी मैट्रिक्स का सारा डायगोनल मैट्रिक्स का अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का सारा डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देख लीजिए कि ये आप मैट्रिक्स ए का एग्जांपल देख रहे हैं या बी का या सी का, तो बी में आप देखिए कि इसका भी डायगोनल एलिमेंट -1 है और यहाँ भी है, यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट √3 है, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाता है तो उसको हम लोग फिर स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए, स्केलर मैट्रिक्स समझ गए, लेकिन अब यहां पर समझना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का सारा डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो जाए यानी 1 हो जाए, यानी या किसी स्केलर मैट्रिक्स का सारा डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो जाए, एक हो जाए। या हम कह सकते हैं कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स अगर सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो जाए तब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं ऑब्जर्व दैट स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल टू 1। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होता है जब k का वैल्यू 1 हो जाए। अब k क्या है, तो के मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो आप थोड़ा आगे बता रहे हैं आपको इसके बारे में। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं जीरो मैट्रिक्स की ओर। अब जीरो मैट्रिक्स देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है ना। तो आप देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट अगर जीरो हो गए हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स हो गया। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है 2 मार्क्स का। तो इसमें है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। देखिए 2 मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए 2 कंडीशन है, अगर वो 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी 2 मैट्रिक्स इक्वल कहे जाएंगे। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। ऐसा नहीं हो कि एक मैट्रिक्स कोई और ऑर्डर का हो और दूसरा मैट्रिक्स कोई और ऑर्डर का हो तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कह देंगे। नहीं, हमको 2 मैट्रिक्स को इक्वल करना है तो दोनों मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझिए क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पर हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A11 A12 A21 A22। चलिए हम बहुत ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स नहीं लिए हैं, हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए हैं। चलिए ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमारा है B11 B12 B21 B22। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये मतलब कि इक्वल कब कहे जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। और एक कंडीशन तो ये होना चाहिए दोनों को इक्वल होने के लिए, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। जैसे A11 और B11 इसको इक्वल होना चाहिए, A11 बराबर B11 होना चाहिए, क्योंकि A11 जो है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है और B11 भी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। उसी तरह से A12 B12 के बराबर होना चाहिए, इसको इसके बराबर होना चाहिए, इसको इसके बराबर होना चाहिए, इसको इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तभी आप 2 मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं और उसका इक्वलिटी होल्ड करेगा। यानी 2 मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी होगी आप लोगों को। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। चलिए फटाफट इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो हम लोग एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x by z
फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए दिस इज ए मैट्रिक्स इक्वेशन, दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर दिया गया है, मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के 2 बाय 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो देखिए इसको कंपेयर करना है, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करना क्या है, इक्वालिटी तो दिया हुआ है, हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए ये प्रॉब्लम जो है हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई, और ये आपका 2 है, यहाँ पर आपका 5 प्लस जेड है, और यहाँ पर आपका एक्स वाई है। देखिए हमारा एक मैट्रिक्स तो ये है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो हमारा ये है 6, 5 और 2 और 8। देखिए हम अभी आपको बताया है कि ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इक्वल हैं भी क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं। तो इक्वल होने के लिए क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6 है, x प्लस वाई का वैल्यू 6 है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 प्लस जेड का जो वैल्यू है, 5 प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 5 है, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 8 है। ये 2 तो 2 के बराबर है ही, हम एक्स वाई को 6 से कंपेयर करेंगे, 5 प्लस जेड को 5 से कंपेयर करेंगे, एक्स वाई को 8 से कंपेयर करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए एक बात तो आप आसानी से देखिए कि 5 प्लस जेड बराबर ये है, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 यानी 0। तो जेड का वैल्यू आपका 0 निकल चुका है। अब आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक्स प्लस वाई आपका कितना दिया हुआ, 8, 6 दिया हुआ है, एक्स इंटू वाई दिया हुआ है 8। तो हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर पुट करिएगा, यहाँ माइनस 4 गुने 8, तो यहाँ कितना हो गया 36 माइनस 32 यानी 4 आ गया। यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्स प्लस वाई का वैल्यू 6 है। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन होल्ड करेगा, एक्स प्लस वाई हमारा 6 है और एक्स माइनस वाई हम एक बार 2 ले लेते हैं, फिर एक्स प्लस वाई हमारा 6 है और एक्स माइनस वाई का वैल्यू हम लोग -2 ले लेते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर हमारा आ जाएगा 8, तो x का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए इसको ऐड करते हैं तो 2x बराबर यहाँ आ जाएगा 4, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर दो सेट ऑफ वैल्यू हमको प्राप्त हुआ। अगर हम x बराबर, अगर x एक बार आया कि x बराबर 4 है ना, x बराबर 4 हमारा है, और अगर x बराबर हम 4 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर x का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स यानी 6 माइनस 4 यानी 2 आ जाएगा। और अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स यानी 6 माइनस 2 यानी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेट ऑफ वैल्यू मिला एक्स वाई जेड का वो कैसे मिल सकता है, देखिए यहाँ पर एक बार x का वैल्यू आपका 4 आ गया और y का वैल्यू आपका 2 आ गया और z का वैल्यू तो 0 निकला हुआ है ही, तो एक वैल्यू तो ये पॉसिबल है, और दूसरा वैल्यू है x बराबर 2 आ गया, y बराबर 4 आ गया और z बराबर 0 आ गया, ये भी एक पॉसिबल वैल्यू है। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा भी गया है और हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं एडिशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेज। देखिए मैट्रिक्स में ऑपरेशन होते हैं, जैसे नंबर्स का ऑपरेशन होता है ना, नंबर का एडिशन करते हैं, नंबर का सब्सट्रैक्शन करते हैं, नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लाइक दैट मैट्रिक्स के केस में भी ऐसा होता है। हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स को घटा सकते हैं, दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन रूल्स कुछ अलग अलग होते हैं और नंबर से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो इस बात को हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देख लीजिए हम आपको मैट्रिक्स एडिशन के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएंगे। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स का एडिशन हम एक जनरल बात आपको बताते हैं, ज़्यादा हम ऐसा बताना चाहते हैं कि आपको इजीली वो समझ में आ जाए। ऐसे तो बुक्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होते हैं, तो सिंपल सा बात हम लोग करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका एक मैट्रिक्स है A बराबर, ये है आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23। चलिए एक मैट्रिक्स ये हमारा A है, और दूसरा मैट्रिक्स B हमारा है, वो है B11, B12, B13, B21, B22, B23। चलिए हमारा दो मैट्रिक्स है ये। अब देख लीजिए कि दो मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है, सम निकालना है दो मैट्रिसेस का। तो दो मैट्रिसेस का सम निकालने के लिए एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा कि दोनों मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चूंकि यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, कितने ऑर्डर के हैं, ये 2/3 ऑर्डर का है, ये भी 2/3 ऑर्डर का है, और अगर हम
इन दोनों मैट्रिक्स का सम निकालेंगे, ए प्लस बी करेंगे, मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ेंगे, तो पता है आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़िएगा तो मैट्रिक्स का सम मिलेगा। तो A11 के साथ B11 को जोड़िएगा, A12 के साथ B12 को जोड़िएगा, A13 के साथ B13 को ऐड करिएगा, उसी तरह से A21 के साथ B21 को जोड़िएगा, A22 के साथ B22 को जोड़िएगा और A23 के साथ B23 को जोड़िएगा। तो इस प्रकार जो आपका मैट्रिक्स का सम निकल के आएगा वो भी उसी ऑर्डर का आएगा। यानी कहने का मतलब है मैट्रिक्स एडिशन में कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स को ऐड करना तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों। एक बात तो यह ध्यान में रखना होगा। दूसरा बात यह ध्यान में रखना होगा कि दो मैट्रिक्स को अगर आप जोड़ रहे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़िए। और तीसरा बात आपको यह ध्यान में रखना होगा कि दो मैट्रिक्स को अगर आप जोड़ते हैं तो उसका जो सम निकल के जो मैट्रिक्स आएगा तो वो सम भी उसी ऑर्डर का होगा जो ऑर्डर उन दोनों मैट्रिक्स का है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया है, उसमें सारे डिफिनीशंस लिखे हुए हैं स्टैंडर्डाइज्ड वे में। मैं आपको सिर्फ इजीली समझाने के लिए इसको ब्रीफ कर रहा हूं। आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर की बात करते हैं। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना है, वो क्या चीज होता है इसको आप समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स इस तरह से दिखा हुआ है। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, है ना। ये एक मैट्रिक्स है आपके पास और तो देखिए हम लोग अभी देख रहे हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मान लीजिए कि कोई स्केलर क्वांटिटी है K और इस K से हम इसमें तो हम यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लिए हैं समझाने के लिए। कितना ऑर्डर का हो सकता है समझ लीजिए इस चीज को। अगर K कोई स्केलर है और इस स्केलर से हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सब में K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा K इंटू A11, K इंटू A12, K इंटू A21 और K इंटू A22। देखिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी मैट्रिक्स का करिएगा तो जिस स्केलर क्वांटिटी से आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बेसिकली सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर हम इसको कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अब सब्सट्रैक्शन यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए आप ऐसे समझिए। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो आप समझ ही चुके हैं। अगर मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स ए होता, चलिए इसी एग्जांपल को हम लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स ए है, समझ रहे हैं, ये मैट्रिक्स हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा एक मैट्रिक्स है। और अगर मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स में हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर हमारा -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई अगर इस मैट्रिक्स के अंदर हम करते हैं, यानी कि हम करते हैं a इंटू मतलब -1 इंटू ए करते हैं हम लोग, तो क्या होगा इसमें क्या होगा, जितने भी इस मैट्रिक्स से जितने भी टर्म्स हैं सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -a11, -a12, -a21 और -a22 इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारे टर्म्स इसके नेगेटिव हो गए जब हमने -1 से किसी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया, यानी मैट्रिक्स ए का नेगेटिव हो गया ये -1 इंटू ए करने पर, है ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स अगर ए ना होकर के ये बी होता, तो अगर हम a प्लस -1 इंटू बी करते हैं तो क्या होता है, a माइनस बी हो जाता कि नहीं है। तो यानी डिफरेंस भी क्या है, यानी सब्सट्रैक्शन भी क्या है, सब्सट्रैक्शन भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन, एक तरह का एडिशन ही है। जब किसी पॉजिटिव मैट्रिक्स में एक नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो वो कहलाएगा बेसिकली एडिशन ही, बट वो कहलाएगा डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेज। तो देखिए जो रूल आपके एडिशन के लिए है वही रूल आपके सब्सट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होगा, इस बात को आप समझिएगा। चलिए फटाफट एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इस पर कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा में। तो चलिए हम इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स आपका ए है। देखिए हम बोर्ड पर ही लिख देते हैं। यहाँ पर पहला मैट्रिक्स आपका है a इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 और आपका दूसरा मैट्रिक्स बी है जो बराबर है 3 -1 3 और -1 0 2 के बराबर है, ठीक है।
और हमको क्या निकालना है, 2a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट तो हमारा यूज हो रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, और दूसरा हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं मैट्रिक्स एडिशन में, उसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2a अगर निकालना होगा तो 2a माइनस बी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या करेंगे, 2 पूरे मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 1 और आपका 3 -1 3 -1 0 2, इस तरह से करेंगे। अब इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सारा एलिमेंट इसका डबल डबल हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका जैसे है वैसे ही रहने दीजिए इसको, ये तो उसी तरह से रहेगा। और जब हम इसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 में से -3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। 4 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 4 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस प्लस होगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही रहेगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा -1 5 3 5 6 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। अब देखिए एक दूसरा एडिशन पे भी हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाएगा, यानी हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रॉब्लम में जिसमें एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है दो मैट्रिसेस का। चलिए हम एक 2x2 ऑर्डर का एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं आपके फंडामेंटल को डेवलप करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जो है 2x2 ऑर्डर का, ये है 2 4, ये आपका 3 2, और एक दूसरा आपका मैट्रिक्स है जिसमें आपका है 1 -2 5 3 और 5, इस तरह से आप देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कहा जाए, ये सब क्वेश्चन आपको 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा, अगर आपको इसका मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है a प्लस बी का, तो आप क्या करिएगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग एटम को एलिमेंट को जोड़िएगा, तो 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़िएगा 7 आ जाएगा, है ना। 3 और -2 को जोड़िएगा 1 आ जाएगा, और 2 और 5 को जोड़िएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एडिशन निकल के आ गया, है ना। ये आपका 3 7 1 7 आ गया। अगर a माइनस बी अगर निकालना होता हम लोग को तो फिर वैसा ही हम लोग करते, घटा देते। 2 में से 1 गया 1 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, 3 में से 2 गया तो 5 हो गया, 3 -2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ आपका -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का किस तरह से हम लोग एडिशन कर सकते हैं। चलिए और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अब उसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप ऐसे ही स्लाइड से आप देख लीजिए। यहाँ पर बेसिकली ए बी के साथ एक तीसरा मैट्रिक्स सी भी दिया हुआ है, और यहाँ 3a माइनस सी का वैल्यू निकालना है। बस वही काम करेंगे, ए में स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सी को घटा देंगे, और जैसा क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले बताया था सॉल्व करके, उस तरह से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर मतलब खत्म करने जा रहा हूं। बाकी जो बचे हुए पोर्शंस मैट्रिक्स के रह गए हैं वो निश्चित रूप से मैं आपको अगले क्लास में बतलाऊंगा, और इस चैप्टर को फाइनल टच दूंगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको आज जो भी पढ़ाया है इसको इंटरकनेक्ट करते हुए अगले क्लास में आपको मैट्रिसेस की ओर ले चलूंगा, और मैं आपको इस चैप्टर के बहुत सारे गेस्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म में हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।